नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखने वाले हैं काफी इंतजार के बाद। आज से जो हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आज हम लोग देखेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है, जो सेकंड सेमेस्टर में अभी अब आ चुके हैं। ठीक है, पहला सेमेस्टर का भी रिजल्ट तो नहीं आए हैं अभी तक। आज 4 अप्रैल है। भले आपको वीडियो थोड़ा अनलिस्टेड रहेगा तो लेट में मिलेगा, तो डेट उनमें आप मत जाइएगा। मान लीजिए आपको 6 तारीख को मैं पब्लिश कर रहा हूँ तो उनको ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन आज मैं वर्तमान पर जिस डेट पर वीडियो बना रहा हूँ 4 अप्रैल है। क्लियर है। तो दोस्तों, आपने काफी इंतजार किया और कर भी रहे हैं। अभी आया ही नहीं तो इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका अगर वेट करें तो हमारा सेकंड सेमेस्टर एकदम फंस जाएगा दलदल में। ठीक है। और जो भी अलग यूनिवर्सिटी से हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, चाहे सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, चाहे दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट है हमारे बहुत सारे दोस्त लोग। दोस्त ही बोलेंगे, हमारे सभी मित्र हैं, भाई है, दोस्त लोग हैं। और देखें तो इन सब का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आए हैं। ये 15 अप्रैल तक देने का बात कर रहे हैं। लगभग 15 अप्रैल के बीच में बिल्कुल हमारे रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों मई में पूरा एग्जाम फॉर्म डलेगा। 15 मई तक ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन का समय देगा, 10 दिन मात्र। उसके बाद जून में आपको होना है सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम। अब इस सब चीज को देखें तो आप मुझे बताइए, अब ये अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, कितना दिन बचा है सेमेस्टर एग्जाम बताइए। सिर्फ 1.5 महीना है, मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और इतने कम समय में मेरे दोस्तों आप तैयारी कैसा करेंगे, आपसे ज्यादा मुझे चिंता है। आप सभी लोग कमेंट करके बोल रहे थे, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि मैं इसके पहले वीडियो चाहता तो मैं दे देता, सब चीज तैयारी में था। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत बच्चे किताब नहीं खरीदे हैं, और बिना किताब खरीदे बताइए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे चिन्ह लगाएंगे, यह प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, आप पहले जो भी आप पढ़ने का मटेरियल लेना चाहेंगे उनको आप पहले खरीद लीजिए। क्लियर है। उसके बाद हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उनको आप चिन्ह लगाते जाएं। और ज्यादा नहीं बच्चों, मात्र आप 20-25 प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं, 25 प्रश्न, तो पूरा आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो दोस्तों, एक तो और इम्पोर्टेंट चीज है, इसके पहले वाला जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया था आप सबके लिए, जो पहला सेमेस्टर आपने दिया, तो विश्वास आपको मिल गया होगा कि हमारे जो दिए हुए वीडियो है उसे कितना आपको फायदा मिलते हैं। नो डाउट, आप भरोसा करिए। और अगर कहीं पर एग्जाम में नहीं आते हैं चीजें, तो भी मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है, समझना है। बहुत सारे चीज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को। कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले। देखिए, काफी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होता है। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट में वीडियो बना देंगे। कम से कम 15 मिनट के वीडियो के लिए मुझे 1 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। तो दोस्तों, आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारा जो वीडियो है। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, समझते हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ऊपर को देख लेंगे। ये बीए हमारे फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले जो भी हमारे दोस्त तैयार हैं उनके लिए है। और ये हमारा सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। हिंदी साहित्य पहला हमारा पेपर है, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। ये 120 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पर, 125 रुपया प्राइस है इनका। तो ये कम से कम 110 रुपया, 100 रुपया में मिल जाएगा, मान लीजिए मोटी मोटा 110 रुपया में। तो इनको तुरंत आप खरीद लें। खरीदेंगे तब काम बनेगा भाई। अगर खरीदेंगे ही नहीं तो कैसे काम बनेगा बताइए। मुश्किल है ना। तो बीए एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है मेन, आपको साइंस मिलेगा। लेकिन आर्ट भी हम जब भी पढ़ते हैं उन चीजों को समझते हैं, और तैयारी करने के बाद ही ये सब चीज तैयार होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे पास। चलिए बच्चों, देखते हैं इनके हमारे जो चैप्टर है इनको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और देखिए, ये पहला हमारे पास यूनिट दिया हुआ है, आधुनिक काल हिंदी नव जागरण दिए हुए हैं हमारे पास। द्वियुग, द्विवेदी युग और छायावाद दिए हुए हैं। और
छायावाद उत्तर का काल दिया हुआ है, विभिन्न प्रवृत्तियां दिए हुए हैं। और यहाँ पर तीसरा यूनिट हो गया, ये चौथा यूनिट है, 4 यूनिट हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, तो इतना हमारे पास जो 4 हमारे पास यूनिट कहा जाए दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये कितना नंबर का आना है, यहाँ पर सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है क्लियर। ठीक है, पासिंग मार्क आपका कितना है, कितना आपको अधिकतम नंबर लाना है, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो कितना कितना नंबर का इंटरनल असाइनमेंट हुआ है, जो पहले से में आपने दिया था, सेम यहाँ भी वही हो रहा है। जैसे आप 100 नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो 30 नंबर का आपका क्या होने वाला है, आंतरिक मूल्यांकन। और सेमेस्टर एग्जाम 70 नंबर का, टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो मेन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर 70 नंबर का हमारे पास प्रश्न देखने के लिए, 70 नंबर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 20 नंबर का आपके इंटरनल होना है बच्चों, और 10 नंबर का आपका सेमिनार या फिर असाइनमेंट आपको देना है। ठीक, तो ये आपका 30 नंबर यहाँ हो गया कुल मिला के। और यहाँ पर है बच्चों 70 नंबर टोटल मिला के। जैसे एक एक नंबर का 10 सवाल है हमारे पास, और लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर 5 गुणा 4 करके दिया हुआ है ना। तो 20 नंबर का यहाँ पर है, और जैसे कि आपने पहला सेमेस्टर में दिया, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और 10 10 नंबर का यहाँ पर 4 प्रश्न आपको देखने के लिए बच्चों मिलेंगे। आई होप इतना बात क्लियर हो गया। अब चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं इनके पहले यूनिट की ओर, देखते हैं कि इनका लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगा, जो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है, अगर आपके पास समय एकदम भी नहीं है, बिल्कुल आपके पास समय एकदम बचा ही नहीं है, 1 1.5 महीना समय है, और ये सभी विषय को पढ़ना है, ठीक है, तो इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे। तो ये जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहीं से ये 60 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे ये सामान्य परिचय पूछे गए हैं आधुनिक युग के, यहाँ भी वही सवाल हमको देखने के लिए मिल रहा है। आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको बता रहे हैं, तो ये प्रवृत्तियां में आपके दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखें तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले फोकस करेंगे। सबसे पहले आप जब भी पेपर उठाएंगे तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब पढ़ते पढ़ते जैसे ही जाएंगे तो आप फिर शॉर्ट क्वेश्चन को एक एक बार देखेंगे। तो पूरा आपको लॉन्ग जब समझ में आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसी का जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इतना में मैं इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको आपको नहीं बता रहा हूं बच्चों। और आपका इंटरनल असाइनमेंट भी डेट आ चुका है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक फायदा यहाँ भी हो जाएगा, इंटरनल असाइनमेंट में क्या फोकस करनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो शॉर्ट है इनको हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि लॉन्ग को अगर हम चिन्ह लगा के पढ़ लें तो शॉर्ट आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। क्लियर, तो ये पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल का सामान्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख जो प्रवृत्तियां होती है उनको हमको बताना है, प्रकाश डालना है। ये पहला सवाल को आप चिन्ह लगा लेंगे। दूसरा, आधुनिक काल की जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। ये दूसरा भी सवाल हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है हिंदी नव जागरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रमुख कारणों को समझाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नव जागरण का जनक, अच्छा उनको नव जागरण का जनक क्यों कहा जाता है, इनको भी चिन्ह लगा लेंगे। और अगला है हमारे पास भारतेंदु युगीन रचनाकारों की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखो, इसको मत लगाओ। ठीक है, अगला देखते हैं छठवा, भारतेंदु युग के प्रमुख कविता कवियों एवं उनके जो कृतियां हैं उनको बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग अथवा करके। और तो इतना सवाल आपको चिन्ह लगाना है, ये छठवा, पांचवा, दूसरा और पहला। कुल मिला के आपको 4 प्रश्न पढ़ना है, 2 प्रश्न को छोड़ देना। अगर बच्चों यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछ लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नव जागरण का जनक क्यों कहा जाता है, को है ना, उनको क्यों कहा जाता है, तो आप नीचे को जब पढ़ लिए तो ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। वही सारे बातें को यहाँ पर नीचे में दिए गए हैं, तो ये चारों सवाल आप पढ़ लीजिए। नो डाउट कंफर्म है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा अथवा सवाल को भी आप जरूर देखें, ये जो अथवा सवाल दिए हुए हैं उनको भी। सेकंड यूनिट है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, द्विवेदी योगीन कविता की प्रमुख जो प्रवृत्तियां होती है उनको हमको बताना होगा, राइट। तो ये हमारे पास शॉर्ट जो क्वेश्चन है, लघुत्तरी जो प्रश्न है, इनको आप लॉन्ग से कवर करेंगे।
तो यहाँ पर पहला जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। द्विवेदी योगिन का सामान्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख जो प्रवृत्तियां होते हैं उनको हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो अथवा करके सवाल दिए हुए हैं, एक दो तीन दिए हुए हैं, इनको आपको कर ही लेना है। क्लियर हो? और देखते हैं, राष्ट्र जो कवि है मैथिली शरण गुप्त युग प्रतिनिधि कवि है, इस कथन को तर्क सहित समझाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा सवाल है। और यहाँ पर पांचवा है हमारे पास, छायावादी काव्य की विशेषता को हमको क्या करनी है बच्चों, बतानी है। क्लियर हो? तो ये हमारे पास तीनों जो सवाल है, ये पांचवा और ये चौथा और जो पहला, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों हमको दिख रहे हैं, इनको आपको चिन्ह लगा लेना है। और देखते हैं हमारे पास, निराला के छायावादी काव्य की विशेषता को बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, चिन्ह लगा लीजिए आप सभी। और सुमित्रानंदन पंत के प्रकृति जो चित्रण है उनको हमको बच्चों बताना है। ठीक है? और महादेवी वर्मा वेदना की कवित्री है, इस कथन की जो बातें हैं उनको बताना है, समीक्षा करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप नौवा दसवां को साइड में रखिए। ठीक है? बाकी आप इतना को पढ़ लीजिए, सातवां, आठवां, पांचवा, चौथा, पहला। क्लियर? इतना अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत प्रश्न अगर आते हैं तो अपने नॉलेज से आप थोड़ा बहुत चीजों को कवर कर सकते हैं। देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं और एक महीना बचा हुआ है, 15 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, तो ऐसे इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो सभी को पढ़ेंगे, अपने नॉलेज के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इनको भी अगर आप चाहें, जयशंकर, नहीं नहीं जयशंकर नहीं, इसको नवा प्रश्न को तो अगर आप चाहें तो चिन्ह लगा के पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त होगा तो। तीसरा यूनिट देखते हैं, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लघुत्तरी में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना सवाल है? सिर्फ 5 सवाल है, 5 में से आपको सिर्फ 3 सवाल आपको चिन्ह लगानी है। पांचवा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, समकालीन जो कविता है उनको हमको बताना है और हिंदी कविता की विशेषता पर प्रकाश डालना है। क्लियर हो? और यहाँ पर दूसरा जो सवाल है, प्रगतिवादी काव्य धारा की विशेषता पर हमको क्या करना है, विचार करना है, इनको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों? और प्रयोगवादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको प्रकाश डालना है। अगर ये तीनों अगर पढ़ लेते हैं, समय आपके पास बचा है, तो ये तीसरा आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको दूसरा, चौथा और पांचवा पढ़ना है। इतना अगर आप तैयारी करके जाते हैं, नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है हमारा। शॉर्ट क्वेश्चन आप लॉन्ग से कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं सिर्फ 6 सवाल। ठीक है? देखते हैं, पहला सवाल है हमारे पास, हिंदी गद्य के जो उद्भव है और विकास पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, प्रकाश डालना है। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा, हिंदी कहानी के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला चौथा, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, चौथा को आप चिन्ह लगा लेंगे। और है बच्चों हमारे पास हिंदी निबंध के विकास, ये तो ऊपर से कवर हो जाएगा आपका, हिंदी ऊपर को कवर कर लीजिएगा। ठीक है? छठवा, यहाँ पर जो प्रेमचंद है उनके प्रमुख उपन्यास को समझाना है। ठीक है? तो ये सवाल आप कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ आपको 4 प्रश्न पढ़ना है। ठीक है? इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं, कॉलेज में टॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके विचार को बदलना होगा दोस्तों, आपके जो भाव है उनको बदलना होगा। पढ़ने के लिए हमारे मन में विचार होना चाहिए। मैंने एक लाइन बोला यूट्यूब में, जितने हमारे दोस्त लोग हैं उनको मैंने शेयर किया कि जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं कर रहा है, खुद का कद्र नहीं कर रहा है, और जो ना तो शिक्षा का कद्र नहीं कर रहा है, समझ लीजिए कि कल का जो वक्त है, असफलता उनका इंतजार कर रहा है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, समय का कद्र करना है, खुद का कद्र करना है और शिक्षा का कद्र करना है। चलिए देखते हैं कितना प्रश्न हुआ चारों यूनिट मिला के। यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3, 7 हो गए, 7 और ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, मात्र 16 प्रश्न। देखिए तो 16-17 प्रश्न पढ़ के आप कितने अच्छे से ला सकते हैं नंबर। और ये शॉर्ट को बच्चों कुछ और जो आप समझे, वहां से छोटा छोटा दिया हुआ है ना, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना।
इस पर मैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ। इतना तो आपको ज्ञान कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप आर्ट लेके पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। चलिए, मैंने कुछ चैप्टर को लिया हुआ है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे मांग रहे थे। आधुनिक काल और हिंदी नवजागरण भारतेंदु युग कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है इनको हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने हिंदी के नवजागरण में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो आप सभी जानते हैं द आंसर है यहाँ पर करेक्ट है। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। मैं सबको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं स्क्रीन को रोक रहा हूँ ताकि आप देखें और एक बार समझ सकें कि यहाँ पर क्या प्रश्न हो सकते हैं। हिंदी नवजागरण के समय किस साहित्यिक विधा का विकास हुआ? तो यह है आपका नाटक। सा नंबर आंसर होगा। ये पूरा भारतेंदु युग के नाम से ये पूरा चैप्टर है आपका, और काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा जो सवाल दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको अच्छे से कवर करिए। ये पूरे मैंने चारों जो यूनिट है उनका लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ 50-50 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, नो डाउट मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए मैं शॉर्ट को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार शॉर्ट को तो देखें, यहीं से सेम प्रश्न आएंगे। एक बार रिपीट करके देखेंगे, दोबारा देखेंगे, 2 बार में आपका पूरा याद नहीं हो जाएगा तो मेरा आप नाम बदल देना। ठीक है। यूनिट दूसरा है हमारा द्विवेदी युग व छायावाद। ठीक है, तो यहाँ देखिए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। तो ये आंसर होगा आपका आंसर होगा। क्लियर। द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्विवेदी उत्थान किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो इसका बा आंसर करेक्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ भी 50 सवाल हमने लिया हुआ है। अगर इतना को अगर आप कर लेते हैं, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई कठिन तो है नहीं। कठिन होता तो मैं आपको जरूर समझाता, बताता, लेकिन यहाँ पर तो कोई ज्यादा ऐसा सवाल है नहीं कि आपको ज्यादा परेशान होना पड़े। ये पूरे 50 सवाल को हमने लिया हुआ है ताकि आप देख सकते हैं अच्छे से। यूनिट तीसरा है जो विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं, वो क्या है हमारे पास? प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो देख सकते हैं इसका आंसर द जा रहा है। और प्रगतिवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सामाजिक समानता है बच्चों। तो ये आपका आंसर बी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? कितना अच्छा लिखा हुआ है। वाह, मेरा दिल खुश हो जाता है आपको पढ़ा के। पता नहीं आपका दिल खुश होता है कि नहीं। आपको भी खुश होना चाहिए, राइट। आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए बच्चों, तब आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपके जरूरत ही नहीं है पढ़ने का तो क्यों आप पढ़ेंगे दोस्तों? तो नीड पहले आप में होना चाहिए, विचार आप में होना चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये 50 सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने बुक खरीदा हुआ है तो सब चीज आपको दिख जाएगा, चिन्ह लगाते जाएंगे। यहाँ पर कुछ मैंने सवाल लिया हुआ है कि प्रगतिवाद का स्वरूप और परिचय दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आप 1-2 सवाल पढ़ के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 2-3 प्रश्न लिया हुआ है ताकि आप मीनिंग को समझ सके। तो सोते सोते आप थोड़ा सा एक बार देखिए, आपका दिमाग काम करने लगेगा कि ये क्या होता है। अगर आपको प्रश्न मिल गया तो, अगर आपने बुक नहीं लिया है तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर कि ये हमारे पास जो प्रगतिवाद काव्य धारा होती है वो क्या होता है, एक बार सर्च करके देखिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, समझने वाले बच्चे हैं, तो आप जरूर करके देखें। हिंदी गद्य का जो विकास होता है, चौथा यूनिट दिया हुआ है। हिंदी गद्य का पहला प्रमुख ग्रंथ कौन सा होता है बच्चों? तो साहित्य दर्पण है। तो ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी वाला आंसर, बी वाला करेक्ट होगा। हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? तो ये आपका आदिकाल से मानी जाती है ना, आदिकाल मानी जाती है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सवाल दिए हुए हैं बच्चों। तो ये हो जाते हैं कंप्लीट। और सवाल को हमने लास्ट में 50 क्वेश्चन तो नहीं लिया है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, नो डाउट। आपको तो इतना फल मिलेगा ही कि अगर आप 10-15 मिनट के वीडियो को देख लेते हैं तो आपको काफी चीज सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और हम तो सपोर्टिव व्यक्ति हैं, सपोर्टिव टीचर हैं। आप सबको बहुत सपोर्ट करते हैं और दिल से मानते हैं। और आप सभी बच्चे बहुत अच्छा काम करिए। एक समाज के लिए आप सभी को निर्माण करना है, अपने खुद को अच्छे से बनाना है, तब जाके कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। और लालच में मत पड़िए, कहाँ पर क्या हो रहा है दूसरे के भरोसे पर पेपर दिलाने मत जाइए। हम आपको हमेशा शुभकामनाएं देंगे। हमेशा आप कनेक्ट रहिए हमसे।
और अगर किसी भी तरह से और समस्या आते हैं आपके जीवन में तो मुझे आप कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटी से होंगे। तो मेरा नंबर है 8818867195। ये मेरा नंबर है, एम के सर करके लिख लीजिएगा, है ना। तो जरूर सेव करके रखिए नंबर को, कभी भी हम आपके काम आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, और लोगों को हमारा चैनल शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा से करिए। देखिएगा 1 साल बाद हमारा चैनल बहुत ग्रो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि ये पहला लेक्चर है इस सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बात करने के लिए थैंक यू।